जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम हिंदी की क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 75 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग जो है इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और आज जो है इस क्लास में हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वाक्य रचना, विराम चिन्ह एवं वर्तनीय शुद्ध वाक्य रचनाएं। ये टॉपिक हम कवर करेंगे। तो आप लोग जो है इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और क्लास के लास्ट में हम आपका टेस्ट भी लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन है, भाषा की लिखित आकृति कहलाती है, बताइए। वर्तनी, ध्वनि, भाव, लिपि। तो दोस्तों जो भाषा की लिखित आकृति है ये लिपि कहलाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य विग्रह का अर्थ है, बताइए क्या अर्थ होता है। वाक्य रचना करना, शब्दों को जोड़ना, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, संधि और समास बताना। तो दोस्तों जो वाक्य विग्रह है इसका अर्थ होता है कि वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, आकांक्षा, योग्यता और क्रम निम्न में किसकी विशेषता है, बताइए। आप लोग सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश किया करिए और क्लास के लास्ट में आप लोग बताइएगा कि 75 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन है शब्द, वर्ण, पद, वाक्य। तो दोस्तों जो आकांक्षा, योग्यता और क्रम है ये दोस्तों जो है वाक्य की विशेषता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एक वाक्य को सही और प्रभावी बनाने के लिए इन तीनों गुणों का होना आवश्यक है। तो कौन से तीन गुण? आकांक्षा, योग्यता और क्रम। तो दोस्तों जो आकांक्षा है इसका मतलब क्या होता है कि जब एक वाक्य में एक शब्द दूसरे शब्द के बाद आता है तो सुनने वाले के मन में उस शब्द के अर्थ को जानने की जिज्ञासा बनी रहती है, इसे क्या कहते हैं? आकांक्षा कहते हैं। योग्यता की बात की जाए बेटा तो इसका अर्थ वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का आपस में संबंध होना चाहिए और उनका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। अगर बात करें क्रम की तो वाक्य में शब्दों का सही क्रम होना आवश्यक है ताकि अर्थ स्पष्ट हो सके, तभी दोस्तों जो है वाक्य सही और प्रभावी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्या है, पढ़िए ध्यान से। कौन मिश्र वाक्य है, बताइए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कौन देता है। वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है, सीता पढ़ रही है, आकाश में बिजली चमकती है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम सुना हो ना सुना हो। बेटा यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा मिश्र वाक्य है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो, ये जो है मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया, यह वाक्य है, बताइए। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या जटिल वाक्य। तो राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया, ये बेटा जो है संयुक्त वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयव जैसे कि और, एवं, तथा, किंतु से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि मीरा खेल रही है परंतु लता नहीं खेल रही है। तो यहाँ पर जो परंतु से देखिए जुड़ा हुआ है, किंतु, परंतु और एवं अगर इनसे जुड़ा हुआ है तो ऐसे वाक्य जो है संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बताता है क्या कहलाता है, बताइए। विधेय, विस्तारक, वाचक, उपवाक्य। बेटा ऐसे वाक्य जो है विधेय कहलाता है, ठीक है। और वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं बेटा? उसको जो है उद्देश्य कहते हैं। और उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए उसे बेटा विधेय कहते हैं, ठीक है। जैसे शैलेश विद्यालय जा रहा है, इस वाक्य में जो शैलेश है, शैलेश क्या है? उद्देश्य है। और जो विद्यालय जा रहा है ये क्या है बेटा? ये जो है विधेय है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है, बताइए। इनमें से कौन सा वाक्य है जो मिश्र वाक्य है? महात्मा विनोबा यश से भागते हैं पर कीर्ति उनके पीछे आती है। इंसान स्वामी और सेवक का अंतर जानता है। जिसने दुख नहीं देखा उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा। घर का दरवाजा खुला और राम निकल गया। बेटा पूछा गया है कौन सा इनमें मिश्र वाक्य है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, जिसने दुख नहीं देखा उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा, ये मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें एक मुख्य यानी दोस्तों स्वतंत्र उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। ऐसे वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है, बताइए। नेताजी भाषण देकर चले गए, शिक्षक जानता है कि कौन सा छात्र प्रतिभाशाली है। बादल छा गए इसलिए अंधेरा हो गया, चोर अचानक भाग निकला। बेटा यहाँ पर मिश्र वाक्य की बात की गई है, तो शिक्षक जानता है कि कौन सा छात्र प्रतिभाशाली है, ये बेटा जो है मिश्र वाक्य है, ठीक है। नेक्स्ट है, आपका जीवन उज्जवल हो, किस प्रकार का वाक्य है, बताइए। संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य या संदेहवाचक वाक्य। तो दोस्तों जो आपका जीवन उज्जवल हो ये जो है बेटा इच्छावाचक वाक्य है।
ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। तो जो इच्छावाचक वाक्य होते हैं वे वाक्य होते हैं जिनमें किसी इच्छा, कामना, आशीर्वाद या शुभकामना का भाव व्यक्त होता है, और ऐसे वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वह नदी में तैरने लगा वाक्य प्रकार है, बताइए। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो वह नदी में तैरने लगा वाक्य जो है सरल वाक्य है। ठीक है, ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है, या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य या एक ही विधेय होता है, ऐसे वाक्य बेटा जो है सरल वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है, बताइए। इनमें से जो है कौन सा मिश्र वाक्य है। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं? बेटा देखिए, यूपी टेट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर दोस्तों जिसने इसका आंसर ए दिया है कि अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, ये बेटा मिश्र वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। बात क्या दोस्तों, ये जो वाक्य हैं इनके कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर बेटा जो है वाक्य के 3 भेद होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिए। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 भेद हैं? तो सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित या मिश्र वाक्य, ये दोस्तों 3 भेद होते हैं रचना के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट है, इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है, बताइए। मोहन कल आएगा, आपकी यात्रा मंगलमय हो। कल कौन आया था? वह घर पहुंच गया होगा। बेटा यहाँ पर इच्छावाचक की बात की गई है, तो आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये कैसा वाक्य है? तो इच्छावाचक वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने प्रकार हैं, बताइए। अर्थ के अनुसार बेटा जो वाक्य है इसके कितने प्रकार हैं? तो आंसर हो जाएगा 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 8 प्रकार हैं ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अर्थ के अनुसार बेटा वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। पहला होता है विधिवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधात्मक वाक्य, तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य, चौथा है विस्मयवाचक वाक्य, पांचवा है बेटा इच्छावाचक वाक्य, छठवां है संकेतवाचक वाक्य, सातवां है प्रश्नवाचक वाक्य और आठवां जो है संदेहवाचक वाक्य। ये जो है 8 जो है प्रकार होते हैं। ठीक है, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और ये ध्यान से, और इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। वाक्य है, वाक्य क्या है ये आपसे पूछा गया है। शब्द मात्र, उच्चारण मात्र, विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाला पद समूह या चिन्ह मात्र। बेटा जो वाक्य है बेटा ये जो है विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाला पद समूह है, तो सी इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस विकल्प में मिश्र वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है? पढ़िए और बताइए कि किस विकल्प में जो है मिश्र वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है। वह थोड़ी देर बाद तुरंत लौट गया। मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें। जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। बेटा यहाँ पर मिश्र वाक्य की बात की गई है, पूछा गया कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है, तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। वह थोड़ी देर बाद तुरंत लौट गया, बेटा जो है मिश्र वाक्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, तुमने इतना अच्छा काम किया और मुझे खबर न दी, यह वाक्य है, बताइए कैसा वाक्य है? विस्मयादिबोधक, इच्छाबोधक, संकेतार्थक या विधानार्थक? तो बेटा जो है संकेतार्थक वाक्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। जहां एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो वैसे वाक्य को संकेतार्थक वाक्य कहते हैं, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे कि पानी ना बरसा तो धान सूख जाता है। ठीक है, ये देखिए दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बेटा सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? शब्दकोश, शब्द भंडार, व्याकरण या वाक्य? बेटा ऐसे जो वाक्य है इनको जो ऐसे जो पद समूह है इनको जो है वाक्य कहते हैं, तो यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, पढ़िए ध्यान से और इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। मैंने सुना है कि कल हड़ताल होगी, कैसा वाक्य है ये, बताइए। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, भिन्न वाक्य? तो ये बेटा जो है मिश्र वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। अगला है, पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, यह वाक्य है, कैसा वाक्य है? विधिवाचक है, संदेहवाचक है, आज्ञावाचक है या संकेतवाचक है? बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी संकेतवाचक है। अभी हमने आपको बताया था कि रचना या स्वरूप की दृष्टि से जो है वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, और अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। ठीक है, ये 3 भेद कौन कौन से हैं? तो सरल या साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये जो है 3 भेद होते हैं इसके। नेक्स्ट है, जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को कहते हैं, क्या कहते हैं, बताइए। विधेय, प्रविशेषण, उद्देश्य या पदविन्यास?
बेटा जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे जो है उद्देश्य कहते हैं, ठीक है। तो सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए उद्देश्य इक्वल टू क्या होता है, कर्ता प्लस कर्ता का विस्तार, मतलब जो कर्ता के विषय में अगर कुछ कहा जाता है उसे बेटा उद्देश्य कहते हैं। अगर बात की जाए बेटा विधेय की, तो वाक्य में क्रिया के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, मतलब क्रिया प्लस क्रिया का विस्तार, ठीक है। जैसे बेटा मोहन बाजार जा रहा है, तो यहाँ पर जो है मोहन क्या है बेटा, ये कर्ता है, ठीक है, और बाजार जा रहा है विधेय है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ताजमहल क्या ही सुंदर है, यह कैसा वाक्य है बताइए। इच्छार्थक, विधानार्थक, विस्मयार्थक या इनमें से कोई नहीं। बेटा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब आइए देखते हैं इच्छार्थक वाक्य क्या होते हैं। तो जिससे किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना का बोध होता है, ऐसे वाक्य बेटा इच्छार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि तुम अपने कार्य में सफल हो, ठीक है, ये कैसा वाक्य है, तो इच्छार्थक वाक्य है। अगर बात की जाए बेटा विधानार्थक वाक्य की, तो जिससे किसी बात के होने का बोध होता है, ऐसे वाक्य को हम विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे कि हम खा चुके हैं, इसमें देखिए किसी बात के होने का बोध होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विस्मयार्थक वाक्य, जिससे आश्चर्य, दुख या सुख का बोध होता है, ऐसे वाक्यों को विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, ठीक है बेटा, इसमें जो है दुख की बात हो रही है, आश्चर्य की बात हो रही है, तो ऐसे वाक्य को विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कृपया जाएं, यह कैसा वाक्य है बताइए। कृपया जाएं पूछा गया है कि यह कैसा वाक्य है, प्रश्नवाचक, अनुरोधवाचक, आज्ञावाचक या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ये जो है आज्ञावाचक वाक्य है। ये देखिए हिमाचल प्रदेश स्टेट में पूछा गया है 2021 में, ठीक है। दोस्तों जिन वाक्यों से आदेश, आज्ञा, अनुमति या प्रार्थना का बोध हो उन्हें जो है आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ये आप लोग ट्रिक ध्यान रखिएगा, जहां पर आपको समझ में आ जाए, दिख जाए कि आदेश, आज्ञा या अनुमति या प्रार्थना का बोध हो रहा है, तब तुरंत जो है बिना देखे आप लोग जो है आज्ञावाचक वाक्य जो है टिक लगा देंगे, ठीक है। जैसे बेटा कृपया जाएं, यहाँ पर प्रार्थना या अनुमति का बोध हो रहा है। बड़ों का सम्मान करो, यहाँ पर दोस्तों उपदेश का बोध हो रहा है। बाजार जाकर फल ले आओ, यहाँ पर दोस्तों आज्ञावाचक वाक्य है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, पढ़िए ध्यान से क्या है क्वेश्चन। मैं सुबह घूमने जाता हूं बताइए, इच्छार्थक वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य है, विधानार्थक वाक्य है या संकेतार्थक वाक्य है। बेटा मैं सुबह घूमने जाता हूं ये जो है विधानार्थक वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। देखिएगा ऐसे वाक्य जो है जिससे किसी बात के होने का बोध हो, ऐसे वाक्य जो है विधानार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे सात्विक ने खाना खा लिया, यहाँ पर किस होने का बोध हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विधानार्थक वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने कहा गाड़ी पलट गई बताइए कैसा वाक्य है ये, सरल वाक्य, द्वित्व वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य। बेटा राम ने कहा गाड़ी पलट गई है, तो ये सरल वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक प्रक्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि बालक सोता रहता है, इसमें जो है सरल वाक्य है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, वाक्य के गुण की श्रेणी में नहीं है बताइए, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि या आसक्ति और उद्देश्य। बेटा हमने आपको शुरू में ही बताया था कि वाक्य के जो है 3 गुण होते हैं, कौन कौन से, आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति यानी कि सन्निधि। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा जो उद्देश्य है ये जो है श्रेणी में नहीं आता है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किस वाक्य में आज्ञार्थ यानी कि विद्यार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है। तुम अगर कहते तो मैं ऐसा जरूर करती, सभी को अपरिग्रह की भावना रखनी चाहिए, नेता को चाहिए कि वह समूह के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करे, मैं चाहता हूं कि तुम भले इंसान हो। बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी को जो है अपरिग्रह की भावना रखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है श्री सोहन लाल वरिष्ठ हिंदी अधिकारी हैं, ठीक है, और उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का विपरीत अर्थ देने वाला वाक्य कौन सा है बताइए। यहाँ पर देखिए जो वरिष्ठ है बेटा, यहाँ पर जो है अंडरलाइन है, मतलब रेखांकित शब्द है, तो इसका विपरीत अर्थ देने वाला जो वाक्य है ये आपको बताना है। श्री सोहन लाल उच्च हिंदी अधिकारी हैं, श्री सोहन लाल कनिष्ठ हिंदी अधिकारी हैं। बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर कनिष्ठ हिंदी अधिकारी हैं, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो वरिष्ठ का बेटा जो विलोम है जो विपरीत अर्थ होता है कनिष्ठ होता है, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है बताइए। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रही है, या हमारी अगुस्मती कन्या का विवाह होने जा रही है।
बेटा पूछा गया है सर्वाधिक सही वाक्य कौन सा है, बी इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। नेक्स्ट है, रचना के आधार पर कौन सा वाक्य भेद नहीं है। पूछा गया है बेटा रचना के आधार पर कौन सा वाक्य का भेद नहीं है, बताइए। कर्म वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्म वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम लोग बात करेंगे विराम चिन्ह से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन दोस्तों 30 है, पूछा गया है यहाँ पर कि अर्ध विराम चिन्ह बताइए। बताइए अर्ध विराम चिन्ह इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों जो अर्ध विराम का चिन्ह होता है वो ऐसे बनता है। ठीक है, ये क्या है, तो ये जो है अर्ध विराम है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी बात की जाए बेटा तो ये कैसा चिन्ह है, इसको जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह बोलते हैं। ये आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, जो कामा है दोस्तों, कामा जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो है अल्प विराम चिन्ह है। और जो कुछ इस प्रकार के चिन्ह बनता है इसको बोलते हैं विवरण चिन्ह। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम चिन्ह की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, बताइए। पढ़िए ध्यान से और बताइए, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। बेटा जो है उत्तराखंड टेट में पूछा गया है 2021 में क्वेश्चन ये। तो सुनो सुनो वह गा रही है, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है, वाह तुम्हारे क्या कहने, राम मोहन सुरेश और श्यामधर चले गए। बेटा पूछा गया कौन सा अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य की बात की गई है तो साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि वाह तुम्हारे क्या कहने, ये जो है अशुद्ध वाक्य है। अब कहेंगे सर ये क्यों अशुद्ध वाक्य है, हमेशा ध्यान रखिएगा जो ये चिन्ह होता है बेटा विस्मयादिबोधक का, अगर ये चिन्ह लगा है तो उस वाक्य में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। ये आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि विस्मयादिबोधक चिन्ह के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बताइए। लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह का, अल्प विराम का, अर्ध विराम का, कोष्ठक का। बेटा आप लोगों ने देखा होगा जैसे हमको लिखना है उत्तर प्रदेश, कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं उत्तर प्रदेश शॉर्ट में। तो क्या कहा गया है कि किसी बड़े अंश, मतलब अगर हम लिखेंगे पूरा पूरा तो ये बड़ा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ऐसे कुछ लिखा जाएगा। ठीक है, अगर उसको हमको संक्षिप्त रूप में लिखना है तो जो ये जो चिन्ह लगाते हैं हम, इसी को आपसे पूछा गया है कि ये कौन सा चिन्ह होता है। इसको जो है लाघव चिन्ह कहते हैं या संक्षेप सूचक चिन्ह कहते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लाघव चिन्ह है संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कृपया पन्ना उलटिए। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर कृपया पन्ना उलटिए शॉर्ट में लिखा होता है कुछ इस प्रकार से। जो उत्तर प्रदेश बेटा है ये कुछ इस प्रकार से लिखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन है, बताइए। देखिए पढ़िए ध्यान से और बताइए क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी सही होगा। आप लोग कमेंट करिएगा कि सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है। बेटा यहाँ पर जो छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, ये जो है सही वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर देखिए छी के आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है, लास्ट में पूर्णविराम लगा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला है, भाषा की कक्षा में विराम चिन्हों के उपयुक्त प्रयोग के उद्देश्य को लेकर शिक्षण कार्य हो रहा था और निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक है, बताइए। पढ़िए ध्यान से, विद्यार्थियों को निम्नलिखित में विराम चिन्ह लगाने के लिए कहें और रमेश को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, वह हलवा और इस तरह की और भी बहुत सी चीजें खाना पसंद करता है। बी ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को निम्नलिखित में विराम चिन्हों की पहचान करने के लिए कहें, राधा विद्यालय में देर से गई, वह सीढ़ियों पर जल्दी जल्दी चढ़ी और कहा क्या मैं आ सकती हूँ। सी है ऑप्शन, विद्यार्थियों के दो दो के जोड़े बनवाएं और उन्हें निम्नलिखित को सही तान अनुतान में पढ़ने को कहें, क्या मैं सैर करने जा सकती हूँ, नहीं तुम नहीं जा सकती, अपना काम पूरा करो। डी ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को पूर्ण विराम, अर्धविराम तथा प्रश्न चिन्हों आदि की सूची बनाने के लिए कहें। बेटा देखिए सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये सोचिए कि हम इतना बड़ा क्वेश्चन ले लिए हैं, पूछा गया क्वेश्चन है 7/1/2022 को। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को निम्नलिखित में विराम चिन्ह लगाने के लिए कहें। ठीक है, तो ये जो है इसका उद्देश्य प्राप्त करने में सहायक होगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं थोड़ा विराम चिन्ह के बारे में। तो विराम चिन्ह क्या होता है कि भाषा लिखते समय उसमें ठहराव या विराम लाने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें बेटा विराम चिन्ह कहते हैं। बोलने में पढ़ने में जो विराम लिया जाता है उसे लिखते समय विशेष चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है और ये विराम चिन्ह एक प्रकार के संकेत होते हैं।
प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार के हैं, कैसे हैं, कौन कौन से हैं, कुछ देख लीजिएगा। इसको बेटा जो है अल्प विराम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं। बात क्या दोस्तों, ये जो चिन्ह होता है इसको क्या कहते हैं, इसको अर्ध विराम कहते हैं, ठीक है, एक बूंदी और उसके नीचे कामा। ये दोस्तों जो है पूर्ण विराम है, और पूर्ण विराम के नीचे अगर बूंदी लगा दें तो इसको बोलते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह है, और जो साथियों डैश लगा होता है इसको बोलते हैं योजक चिन्ह, ठीक है। जैसे बार बार, बार बार के बीच में क्या लगाते हैं, डैश लगाते हैं। माता पिता, माता पिता के बीच में क्या लगाते हैं, डैश लगाते हैं। तो कौन सा चिन्ह लगाते हैं बेटा, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साकेत एक महाकाव्य है में किन दो विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। देखिएगा यहाँ पर एक चिन्ह इसका प्रयोग हुआ है और दूसरा इसका, ये पूछा गया है। और एक यहाँ पर ये देखिए, तो दोस्तों यहाँ पर जो ये चिन्ह है ये वाला, इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह, ठीक है, और जो ये चिन्ह है इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट है, बात करते हैं यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह की। तो वाक्य को समाप्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्ह को पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं, और इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक तथा विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों उदाहरण चिन्ह की, तो इस चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द की विशिष्टता प्रकट करने, जैसे उपनामों को लिखने तथा किसी लेख, कविता आदि का शीर्षक उल्लेखित करने के लिए किया जाता है, जैसे कि महाप्राण, निराला हिंदी साहित्य के अभिनव कवि हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो है उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है निराला में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ चिन्ह दिए हुए हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है ये ऐसे लगता है कुछ, और जो उदाहरण चिन्ह है ये ऐसे भी लगता है, और एक होता है डबल कामा, ठीक है, ये भी जो है उदाहरण चिन्ह है। इसका दोस्तों जो हंस पद होता है या जो त्रुटिबोधक होता है ये जो है ऐसे लगाते हैं कुछ, ठीक है, तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि समय एवं स्थान के बचत के आधार पर कौन सा चिन्ह पूर्ण विराम के लिए प्रयुक्त हो रहा है, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर जो पूर्ण विराम के लिए एक तो प्रयोग करते हैं ये, लेकिन यहाँ पर कहा गया समय और स्थान अगर कम हो या उसको बचाना हो तो आप लोग बूंदी भी रख देते हैं एक, ठीक है, तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा अर्धविराम का चिन्ह है, बताइए। हमने आपको बार बार बता दिया है कि जो अर्धविराम का चिन्ह होता है वो किस प्रकार से होता है कि एक बूंदी होती है और उसी के नीचे कामा लगा होता है, तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है विस्मयादिबोधक बोधक चिन्ह है, ठीक है, और ये जो है अल्पविराम चिन्ह है, और ये जो है प्रश्नवाचक है, ठीक है। नेक्स्ट है, वाक्य में एक ही प्रकार के पद या पदबंधों को पृथक दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, बताइए। उपविराम का, पूर्ण विराम का, अल्प विराम का या विवरण चिन्ह का, तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर अल्प विराम का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है, यहाँ पर दोस्तों एक चिन्ह दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और पूछा गया है कि इसका उच्चारण होता है, क्या होता है, नाक से होता है, मुंह से होता है, जिह्वा से होता है या तालु से होता है। बेटा ये जो है अनुस्वर स्वर है, ठीक है, अनुस्वर है, और इसका जो उच्चारण है कहाँ से होता है, तो नाक से होता है, तो ए इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नीचे लिखे वाक्यों में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही है, बताइए। यहाँ पर बेटा वाक्य दिए हुए हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप लोग पढ़िएगा ध्यान से, ठीक है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए जल्दी से। तो देखिएगा पूछा गया है कि इस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही है, तो देखिएगा यहाँ पर दोस्तों जो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कामा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और फुल स्टॉप, ठीक है बेटा, ये जो है सही वाक्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, यहाँ पर जो विराम चिन्ह लगे हैं इनका सही प्रयोग हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, अर्ध विराम का चिन्ह क्या है, बताइए। जो अर्ध विराम है ये चिन्ह होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला है, हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़कर शेष चिन्ह किस भाषा के हैं, बताइए। बेटा पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़ करके शेष शब्द जो है, जो शेष चिन्ह है वो किस भाषा के हैं, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, चीनी, ये बेटा सभी जो है अंग्रेजी भाषा के हैं, ठीक है। प्रसिद्ध व्याकरण कामता प्रसाद गुरु जो है हिंदी में 20 विराम चिन्ह मानते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कितने विराम चिन्ह मानते हैं, 20 विराम चिन्ह मानते हैं, तो यहाँ पर बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, विराम चिन्ह की उपयोगिता है, क्या है उपयोगिता, भाषा को अलंकृत करने के लिए, भाषा की सामाजिक शक्ति बढ़ाने के लिए, भावाभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए या व्याकरण का ज्ञान करने के लिए, तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, भावाभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए, ठीक है। अगला है, पूर्ण विराम का अर्थ क्या है, बताइए। पूरी तरह रुकना, थोड़ा रुकना, बिल्कुल नहीं रुकना या ज्यादा देर रुकना। जो पूर्ण विराम है इसका अर्थ होता है पूरी तरह रुकना, ठीक है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 45, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, बताइए। अब यहाँ पर दोस्तों शुद्ध शब्द की बात की गई है,
देखिए कौन सा बताइए, क्या होगा आंसर, ए बी सी या डी, कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आभ्यंतरिक बेटा जो है ये इसका शुद्ध रूप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। बताइए इसमें कौन सा शुद्ध शब्द है? पर ये देखिए, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों जो कलेश है ये इसका शुद्ध शब्द है, तो बी इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। यहाँ पर अशुद्ध की बात की गई है, तो धोबिन सही है ये। पक्षीगण, दोस्तों जो पक्षीगण है ये अशुद्ध विकल्प है, इसका दोस्तों मतलब होता है पक्षी वृंद। शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? पक्षी वृंद जो है बेटा ये जो है इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है अशुद्ध है ये। ठीक है, बाकी स्वामी भक्त और अगुआड़ी ये जो है शुद्ध है। नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? बताइए। और ये इनको देखिए, बताइए क्या होगा आंसर, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर जो आनुषंगिक है ये शुद्ध शब्द है। ठीक है, और यहाँ पर जो लब्ध प्रतिष्ठित लिखा है उसका शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? देखिए क्या हो जाएगा, लब्ध प्रतिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, इसका शुद्ध शब्द। और जो ये त्रिवार्षिक है इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा त्रैवार्षिक। ठीक है, क्या हो जाएगा? त्रैवार्षिक हो जाएगा। और जो ये गोपित है इसका बेटा हो जाएगा गुप्त। ठीक है, तो ये जो है इसके शुद्ध शब्द हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए इनमें से बेटा कौन सा वाक्य शुद्ध है? सारा राज्य उसके लिए एक थाती था, जापान तब तक न मानेगा जब तक उनकी फौजें लड़ सकती हैं। उन्होंने मुझे बंबई घुमाई। काव्य नाटक और कहानी पर्याप्त संख्या में प्रकाशित हुए। बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, पूछा गया कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सारा राज्य उसके लिए एक थाती था। थाती का अर्थ बेटा होता है धरोहर या अमानत। ठीक है, इसका अर्थपूर्ण वाक्य क्या है कि सारा राज्य उसके लिए एक धरोहर था। ठीक है, ये हो जाएगा इसका पूर्ण रूप। नेक्स्ट बेटा है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए। परशुराम के क्रोधाग्नि के ने जो है क्षत्रियों को जला दिया। खेतों में लंबे लंबे घास उग आए। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। वृक्षों पर कोयल कूक रही है। शुद्ध वाक्य की बात की गई है यहाँ पर, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। सी बेटा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो ये दिया हुआ है कि परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ की हो जाएगा, की जम क्या हो जाएगा, की होगा यहाँ पर। ठीक है, और जो ये है कि खेतों में लंबे लंबे घास उग आए, बेटा जो लंबे लंबे हैं इसकी जगह में लंबी लंबी होगा। ठीक है, और जो वृक्षों पर कोयल कूक रही हैं, तो वृक्ष पर कोयल कूक रही हैं इसका शुद्ध वाक्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया था शुद्ध वाक्य, तो कौन सा शुद्ध वाक्य था? सी जो है शुद्ध वाक्य था। ठीक है, नेक्स्ट है, अशुद्ध शब्द को चुनिए। बताइए इसमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो दोस्तों यहाँ पर पूजनीय, चहार दीवारी, उच्चिष्ट या पारिवारिक। तो उसमें पूजनीय नहीं है, ये पूजनीय होता है। क्या होता है? पूजनीय होता है। ये जो है अशुद्ध शब्द है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पर ये ध्यान से बताइए कौन सा सही विकल्प है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो स्रोत लिखा है ये सही लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द छांटिए। बताइए शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें से। तो यहाँ पर दोस्तों जो आगामी है इसका शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? आगामी होगा। ठीक है, आगामी होगा। ठीक है, केंद्रित दोस्तों इसका शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? केंद्रीय नहीं होगा, क्या होगा? केंद्रीय हो जाएगा। ठीक है, जो अधीन दोस्तों ये शुद्ध शब्द है, पूछा गया है कौन शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। बाकी जो दीक्षा दोस्तों है ये भी अशुद्ध है, ये हो जाएगा दीक्षा, बड़ी की मात्रा लगेगी यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द छांटिए। बताइए। क्षत्रिय धोखा श्रेष्ठ आविष्कार। बेटा जो आविष्कार है ये अशुद्ध है। ठीक है, इसका होता है क्या? आविष्कार होगा। ठीक है, आविष्कार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, इसमें जो है बड़ा की मात्रा लगेगी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? बताइए। अनुग्रहित, अनुग्रहित या अनुग्रहित या अनुग्रहित। बेटा यहाँ पर निम्न में से किस शब्द की जो वर्तनी सही है, तो अनुग्रहित इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? पैतृक, पैतृक, पैतृक या पैतृक। बेटा यहाँ पर जो ये लिखा है पैतृक ना, ये जो है इसका शुद्ध शब्द है, तो बी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
शुद्ध शब्द है कौन सा है बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये जो उज्जवल लिखा है ये सही है, ठीक है, तो ए इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है शुद्ध वाक्य है, मुझे केवल 10 रुपए चाहिए, मुझे केवल मात्र 10 रुपए चाहिए, मुझे केवल 10 रुपए मात्र चाहिए, या मुझे मात्र 10 रुपए केवल चाहिए। पूछा गया है कौन सा शुद्ध वाक्य है, बेटा मुझे केवल 10 रुपए चाहिए, ये इसका शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हलंत का प्रयोग किया जाता है व्यंजन को द्वित रूप में लिखने के लिए, स्वर व व्यंजन को अलग करने के लिए, व्यंजन और स्वर को जोड़ने के लिए, या व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए, बताइए। तो बेटा आंसर हो जाएगा व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस व्यंजन में यह लगा होता है, मतलब जो हलंत लगा होता है, उस व्यंजन में छिपा हुआ आ जो है समाप्त हो जाता है। जैसे कि बेटा इसमें जो का है, इसमें का है प्लस आ भी लगा हुआ है, छिपा है आ। खा में बेटा जो जैसे खा में हलंत लगा देंगे तो इसमें आ छिपा हुआ है, ठीक है। घा में अगर हलंत लगाएंगे तो इसमें आ छिपा हुआ है, ठीक है। तो जो हलंत का प्रयोग बेटा है ये व्यंजन को स्वर रहित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप चिन्हित कीजिए, बताइए कौन सा यहाँ पर शुद्ध वाक्य है। आपका पत्र धन्यवाद है, आपका पत्र मिला धन्यवाद, आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, या धन्यवाद आपका पत्र मिला। तो बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धन्यवाद आपका पत्र मिला जो है ये सही होगा। अगला है शुद्ध वाक्य कौन सा है यहाँ पर, यह असली गाय का दूध है, यह असली गाय का दूध है, यह गाय का असली दूध है, यह गाय के असली दूध है। बेटा यहाँ पर शुद्ध वाक्य की बात की गई है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, यह गाय का असली दूध है, ठीक है। नेक्स्ट है शुद्ध एवं मानक रूप कौन सा है, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर शुद्ध और मानक रूप की बात की गई है, जो यहाँ पर चिन्ह ये लिखा है ना ऑप्शन नंबर ए में, ये जो है इसका शुद्ध एवं मानक रूप है, ठीक है। अगला है शुद्ध शब्द का चयन करें। तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सा शुद्ध शब्द है, ए बी सी या डी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन्यासी जो है ये शुद्ध शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 है, और ये ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, बताइए कौन शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा है साहित्य, ये दोस्तों शुद्ध शब्द है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शत्रुओं ने हथियार रख दिए, शत्रुओं ने हथियार फेंक दिए, शत्रुओं ने हथियार डाल दिए, शत्रुओं ने हथियार तोड़ दिए। बेटा यहाँ पर शुद्ध शब्द की बात की गई है तो शत्रुओं ने हथियार डाल दिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्ति शब्द की सही वर्तनी कौन सी है, बताइए। वैयक्तिक, वैयक्तिक, तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है वैयक्तिक, ये जो है इसकी सही वर्तनी है, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए, बताइए इसमें से कौन सा गलत है। दवाइयां ये सही है, प्राणी विज्ञान ये भी सही है, वृत्यानुप्रास ये भी सही है। बेटा यहाँ पर जो मृत्यु प्रांत है ये गलत है, क्योंकि जो मृत्यु प्रांत नहीं होता है मरणोपरांत होता है, ठीक है। अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, मृत्यु प्लस उपरांत होता है, क्या होता है, मृत्यु प्लस उपरांत होता है बेटा, और इसको ये जो है दीर्घ संधि है, ठीक है इसमें, और ये जो है मरणोपरांत बनता है जाके शुद्ध शब्द इसका, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द चुनिए, बताइए। तिरपन, अजमाइश, अंत्याक्षरी, छिपकली। बेटा अशुद्ध शब्द की बात की गई है तो यहाँ पर जो अजमाइश है ये नहीं आजमाइश होता है, मतलब समझे जो बड़ा आ इसमें होता है, ठीक है, आजमाइश होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द छांटिए। विषम, शुश्रूषा, कुमुदनी, उन्तुंग। बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कुमुदनी जो है ये जो है अशुद्ध शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी पंक्ति अशुद्ध है, बताइए। इनमें से जो है कौन सी पंक्ति अशुद्ध है। यह कविता कबीर ने लिखी है, हाथी मोटा है, लड़के ने पत्र लिखा, माला ने पुस्तक पढ़ चुकी है। बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, माला ने पुस्तक पढ़ चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द छांटिए, बताइए इसमें कौन सा शुद्ध शब्द है, ए बी सी या डी, क्या होगा आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गत्यवरोध, ठीक है, ये जो है इसका शुद्ध शब्द है। अगला है शुद्ध शब्द छांटिए। अनुशंसा, निरोग, आशीर्वाद, श्रीमती। बेटा यहाँ पर जो अनुशंसा है ये जो है इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी दोस्तों निरोग है, निरोग का शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, निरोग होगा, ठीक है, निरोग मतलब बड़ा की मात्रा लगती है इसमें। बेटा यहाँ पर जो आशीर्वाद है ये आशीर्वाद नहीं होता है, क्या होता है, आशीर्वाद होता है, ठीक है, आशीर्वाद होता है। इसका दोस्तों यहाँ पर जो श्रीमती है ये श्रीमती नहीं
श्रीमती होता है, ठीक है, श्रीमती, बड़ी की मात्रा लगती है इसमें, तो ये जो है इसके शुद्ध रूप है। नेक्स्ट है कि शुद्ध वाक्य चुनिए। मैं मेरे घर जाऊंगा, तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारे धर्म का पालन करना चाहिए, या यह वाकई एक गंभीर समस्या है। बेटा यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये शुद्ध वाक्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताइए। इनमें से जो है कौन सा वाक्य शुद्ध है। सारा राज्य उसके लिए एक थाती था, जापान तब तक ना मानेगा जब तक उनकी फौजें लड़ सकती हैं। उन्होंने मुझे बंबई घुमाई है, काव्य, नाटक और कहानी पर्याप्त संख्या में प्रकाशित हुए हैं। बेटा आपको लग रहा है कि क्वेश्चन दोबारा आया है, ऐसा नहीं, दोबारा पूछा ही गया है। ये क्वेश्चन जो है यूपी टेट 2021 में पेपर सेकंड में पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से बेटा मालूम चलता है कि क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए, बताइए इसमें से कौन सा अशुद्ध है। तो देखिएगा यहाँ पर बेटा जो दुरावस्था है ये जो है अशुद्ध है, क्योंकि जो दुरावस्था है इसका शुद्ध रूप क्या होगा, शुद्ध वर्तनी होगी दुरावस्था। अगला क्वेश्चन है कि वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। बेटा अशुद्ध विकल्प की बात की गई है, यहाँ पर दूरावस्था लिखा हुआ था और यहाँ पर मातृभक्त, मनःकामना या दोस्तों अंतर्धान। तो यहाँ पर अशुद्ध विकल्प कौन सा हो जाएगा, दूरावस्था नहीं होगा बेटा, ये जो है दूरावस्था होता है। क्या होता है, दूरावस्था होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको 75 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। शायद एक क्वेश्चन और आगे है, इसको भी आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन है कि अशुद्ध विकल्प चुनिए। जो कम बोलने वाला हो, अल्पभाषी, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, प्रमाण, जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियानगी, वर्षा का बिल्कुल ना होना, अनावृष्टि। बेटा पूछा गया है अशुद्ध विकल्प कौन सा है, जो ऑप्शन नंबर बी है कि जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, प्रमाण ये नहीं, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं अप्रमेय, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर बी है यही अशुद्ध था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने आपको 76 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपना इसको जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं, ठीक है। अब आइए आप एक टेस्ट लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सा अर्धविराम का चिन्ह है, बताइए। देखिए बताइए, ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करिएगा जल्दी से। देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। जो बच्चा इसका आंसर देगा तो इससे हमारा चल जाएगा कि इस बच्चे ने क्लास को लास्ट तक देखा है। और दोस्तों इस प्रकार क्लास देखने के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।